तो महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है मराठी, उसको रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया है और इसी के चलते ये जो क्लासिकल लैंग्वेज का एक पर्टिकुलरली टॉपिक है वो लाइट में आया है। तो ये बेशक एक बहुत ही पुराना स्टांस है जो जिसपे गवर्नमेंट अभी इस टाइम पर काम कर रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि अभी मराठी के अलावा कुछ 4 लैंग्वेजेस और हैं जिनको इस पर्टिकुलर स्टांस में, इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फिट किया गया है। आज के सेशन के वाया हम समझेंगे कि क्राइटेरिया कैसे जो होता है वो रिकॉग्नाइज होता है, यहाँ पर जो कॉल्स थे वो किसने लिए, यानी कि कौन डिसाइड करता है कि जो लैंग्वेज है उसको क्लासिकल बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, और कौन सी वो 4 लैंग्वेजेस हैं जिनको रिसेंटली इस क्राइटेरिया में ऐड किया गया है। उसके साथ साथ थोड़ी सी हिस्टोरिकल चीजें भी इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया से जुड़ी हुई हैं, वो भी हम समझेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि कौन सी पहली लैंग्वेज थी और कब से ये जो क्राइटेरिया है वो इन प्रैक्टिस है हमारे जो कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशन है उसको प्रमोट करने के लिए। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जो लिंग्विस्टिक हेरिटेज है हमारी कंट्री का वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। अगर हम बात करें तो तमिल, जो कि हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेज है, उसको भी एक तरीके से क्लासिकल लैंग्वेज में डाला गया है। तो हम देख सकते हैं कि कल्चर की डाइवर्सिटी जो हमारे रीजन्स में पाई जाती है वो कितनी ज्यादा विविड है कि हमारे पास एक इन पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ही है जो इस सबको लुक आफ्टर करती है। तो अगर मैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको एक फैक्ट बताऊं तो जो हमारी लिंग्विस्टिक, जो हमारी एक कमिटी है जिसका नाम है लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी, वो इन पर्टिकुलर ये सब जो देखभाल होती है कैटेगराइजेशन की वो रखती है। ये जो इन पर्टिकुलर कमिटी है वो आती है हमारी किस मिनिस्ट्री के अंदर, वो आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। और इसके अंडर हमारा एक और सब डिविजन है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें एज एस्पिरेंट्स जानने के लिए, जो कि है साहित्य अकादमी। तो इसके अंतर्गत जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं हमारे कल्चर में इन स्पेसिफिक टू हमारा लैंग्वेज हो गया, उसमें इन पर्टिकुलर, तो जो ये मिनिस्ट्री है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो एंटिटी है जिसको डिफर किया गया है, वो काम करते हैं। अगर हम जाने कि जो बाकी के कौन सी लैंग्वेजेस हैं, तो मराठी के साथ साथ पाली, प्राकृत, आसामीज और बंगाली वो सारी लैंग्वेजेस हैं जो अभी क्लासिकल लैंग्वेजेस का जो हमारा क्राइटेरिया है उसमें आइडेंटिफाई की गई हैं। तो अगर आप समझेंगे इसका थोड़ा सा बैकड्रॉप, तो जो प्रपोजल्स हैं वो एज लॉन्ग एज 10 साल से चल रहे हैं, कई तो 10+ ईयर्स से भी। तो ये एक बेसिकली एक सेलिब्रेशन का मौका है, एक ट्रायम्फ जैसा माहौल है जहां पर जितनी भी ये लैंग्वेजेस जहां पे बोली जाती हैं, जैसे हमारा मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वो सब जगह जो है आइडेंटिफाई कर रही हैं अपनी इस जीत को। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके एक डिसीजन को, और बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के इस पर्टिकुलर डिसीजन के जो सपोर्ट में है वो आ रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाती है जो हमें पता होना चाहिए कि कैसे जो गवर्नेंस है वो बेटर हो जाती है ये छोटे छोटे जो लेजिस्लेशन होते हैं सिर्फ उनसे। आगे अगर बढ़े और समझे कि ये जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है उसका एरा कब से चालू हुआ, तो बेसिकली क्या हुआ था, 2004 अक्टूबर में आइडेंटिफाई की गई थी नीड क्लासिकल लैंग्वेज का एक क्राइटेरिया होने की। फिर देखा कि जो तमिल है, जो हमारी तमिल भाषा है वो बहुत ही परफेक्टली फॉल कर रही है क्योंकि एक बहुत ही ओरिजिनल भाषा है, बहुत ही पुरानी भाषा है, इसीलिए सबसे पहले डेफर कर दिया गया, सबसे पहले कह दिया गया कि जो तमिल है वो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज होगी। लेकिन फिर देखा गया कि जो बाकी के लोग थे, बाकी के जो रीजन्स थे, वहां पे मांगे उठने लगी कि ठीक है तमिल तो ठीक है लेकिन हमारी जो लैंग्वेज है वो भी पुरानी है, वो भी ओरिजिनल है, तो इसीलिए आप इसको भी डेफर करो एक क्राइटेरिया। तो जो नॉर्म्स थे जो बेसिकली आइडेंटिफाई होते थे इन ऑर्डर टू नेम अ लैंग्वेज एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, वो चेंज हुए और नवंबर में वो जो क्राइटेरिया थे वो सब क्या हो गए, वो सब हो गए अपने रिवाइज। ठीक है,
फिर अगर हम ये पूरे वर्डिक्ट को समझें, ये जो पूरा ओवर द टाइम चेंजेस आए अगर उसको समझें, तो क्या होता है इस पर्टिकुलर चीज में कि हमने बात की कि ये जो पास्ट है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाता है। और इसीलिए 10 साल बाद यूनियन कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई हुआ कि ठीक है, जो मांग है जो स्टेट गवर्नमेंट ने की है वो बिल्कुल ठीक है। अगर हम पास्ट और हिस्ट्री इन्फ्लुएंस की बात करें तो हमारी जो लैंग्वेजेस हैं जैसे तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये बेसिकली ऑलरेडी पार्ट थी जो ये हमारा क्लासिकल लैंग्वेज का एक क्राइटेरिया है, कैटेगराइजेशन है उसमें। एंड उसके बाद, इन सब के बाद, ये 5 लैंग्वेजेस जो अभी हमने डिस्कस की, जैसे कि पाली, असामीज, मराठी, ये भी अभी रिसेंटली ऐड कर दी गई। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें अभी के एडिशन और पहले जो एग्जिस्टिंग थे वो सब याद रहें। इससे क्या होगा, इससे जो पेयर वाइज क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली बन सकते हैं। और अगर हमें वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें एक्चुअल जो फैक्चुअल नॉलेज है वो मालूम हो। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पुराने एडिशंस और नए एडिशन हमें पता हो। साथ ही साथ सबसे पहला एडिशन कौन सा था वो मालूम होना चाहिए। सबसे रीसेंट और सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड कौन सा है वो भी मालूम होना चाहिए, जो कि मराठी है। सबसे पुराने में बात करें तो तमिल है। हमको ये बेसिक फैक्ट्स अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं और ध्यान रखना है कि ये जो पूरा कमिटी है वो कैसे फंक्शन करती है। अगर समझे तो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रपोज करेगा, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली भी इस पे कॉल ले सकती है, लेकिन यूजुअली ड्रिल स्टेट गवर्नमेंट के वाया आती है। फिर डिस्कशंस होंगे, जो क्राइटेरिया है उसको मैच किया जाएगा और फिर ही रिकॉग्नाइज की जाएगी एक लैंग्वेज एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। तो इतना ही ये समझने की जरूरत थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि जब भी हम किसी लैंग्वेज को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज डिफर करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं, तो जो अकेडमिक रिसर्च है, जो अकेडमिक प्रैक्टिस है, वो उस लैंग्वेज में स्टार्ट हो जाती है। और इसीलिए एक जगह की कल्चरल आइडेंटिटी के लिए और एक नेशन की और रीजन की प्राइड के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारे कल्चर या हेरिटेज से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा पुरानी हैं और जो ओरिजिनल हैं, तो हम उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा प्रोवाइड करें, जिससे कि सबको नेशनली और इंटरनेशनली उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले, हिस्ट्री के बारे में पता चले, और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं वो अपनी मर्जी से उस लैंग्वेज को पढ़ पाएं। जैसे आज के टाइम में हम फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, जर्मनी, स्पेनिश, डच, हम अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस जो हैं वो सीखने की इच्छा रखते हैं। वैसे ही जो हमारी लैंग्वेजेस हैं वो भी इंटरनेशनली नोन हो जाएंगी और फिर जो लोग चाहते हैं वो उनको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। सिर्फ इसी पॉइंट से भी जो एक ग्लोबलाइजेशन एस्पेक्ट है उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो क्राइटेरिया है, ये जो कैटेगराइजेशन है इन पर्टिकुलर। अब अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो जो क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज अ लैंग्वेज एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, तो वो ये है कि जितनी भी लैंग्वेजेस जिनको भी ये कैटेगराइजेशन चाहिए उनके रिकॉर्डेड टेक्स्ट पाए जाने चाहिए 1500 से 2000 साल पुराने। उसके साथ साथ कोई एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट की बॉडी या कोई वैल्यूएबल हेरिटेज उन लैंग्वेज से जुड़ा होना चाहिए एट प्रेजेंट, जो कि अवेलेबल है एक एविडेंस के रूप में। साथ ही साथ उनके पास ये भी प्रूफ होना चाहिए कि जो भी वो लैंग्वेज की मांग कर रहे हैं इन ऑर्डर टू बी अ क्लासिकल लैंग्वेज, वो बिल्कुल ही ओरिजिनल लैंग्वेज है, डिराइव्ड नहीं है। अगर ये 3 क्राइटेरिया मैच होते हैं, इट इज ओनली देन कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो हरी झंडी देगी कि ठीक है जी, आपका जो लैंग्वेज है वो क्लासिकल लैंग्वेज के क्राइटेरिया में आ रहा है और हम इसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम समझें कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो इस इनिशिएटिव को प्रमोट करने का आइडिया रखती है, तो जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली एकेडमिक इंटीग्रेशन पे काम कर रही है प्रेजेंटली। तो कोई भी लैंग्वेज अगर आती है तो जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन करेंगे एकेडमिक्स में, जिससे कि जो वो लैंग्वेज इन पर्टिकुलर है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।
यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने कई सारे लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे इंस्टीट्यूट्स जो हैं उसको सेटअप भी किया है, जिसमें कई सारे बच्चे जो प्रोफेशनल लैंग्वेज कोर्सेज हैं, जो हमारी प्रोफेशनल इंडियन लैंग्वेज कोर्सेज हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि ये आइडिया समझ आता है कि हाउ सीरियस द गवर्नमेंट इज इन ऑर्डर टू प्रमोट आर कल्चर, आर हेरिटेज। तो इसीलिए ये जो इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट ये जो आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करने का प्लान करती है। तो ये पहली बार नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं लैंग्वेजेस के लिए ऐसा हो रहा है। इससे पहले भी कई सारे एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो सेटअप किए जा चुके हैं। 2020 में ही रिसेंटली जो कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, अगर मैं नंबर दूं तो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, वो इन पर्टिकुलर सिर्फ संस्कृत के लिए बनाई गई हैं। तो दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन इज फॉर आवर कंट्री, राइट। अगर हम बात करें जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जैसा मैंने बोला, तो टू नेम अ फ्यू, मैंने यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं। तो जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल है, फिर हमारा सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड ओडिया है। वैसे ही गवर्नमेंट प्लान करती है कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एकेडमिक इंटीग्रेशन के साथ साथ ही ये जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उनका आइडिया प्रोमलगेट करेंगे, प्रमोट करेंगे और समझेंगे कि जो भी लोग चाहते हैं उस लैंग्वेज को पढ़ना, उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल करा दिए जाएं। उसके बाद हम बात करें अगर मराठी की इन पर्टिकुलर, कि क्यों इस पे इतना ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, क्योंकि बाकी की भी लैंग्वेजेस हैं जिनको ये जो क्राइटेरिया है, ये जो स्टेटस है वो मिला है। तो वो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में इन पर्टिकुलर कहा था कि जो मराठी है वो प्राइड ऑफ इंडिया है, और मराठी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इंडिया की हिस्ट्री को शेप करने में, हमारी इंडिया की हेरिटेज में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। क्योंकि अगर हम अपनी बुक्स पर जाएं, थोड़ा हिस्ट्री पर जाएं, तो जो मराठा एम्पायर है, जो मराठा किंगडम है और किंग्स और किंगशिप्स था, तो उससे हम जान सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लैंग्वेज, ये कल्चर इन पर्टिकुलर, और कितना पुराना है, और इसका कितना ज्यादा लेना देना है हमारा जो भी अभी हम प्रेजेंट लाइफ जी रहे हैं उससे। क्योंकि अगर जो भी फाइट्स हैं, जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो पहले नहीं होते तो बहुत ही जेनेरिक था कि आज हम जहाँ हैं वहां नहीं होते। इसीलिए ये जो लैंग्वेज है उसको इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इतना ज्यादा कल्चरली प्रमोट किया जा रहा है, एंड इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीक्स अबाउट इट, अबाउट द इम्पोर्टेंस कि कितनी ज्यादा जरूरी है ये लैंग्वेज और ये ट्रेडिशन इन पर्टिकुलर। क्योंकि किसी भी कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहले जो आगे चीज आती है वो आती है लैंग्वेज। फिर जो मराठी का क्लासिकल स्टेटस है रिकॉग्निशन का, वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो था उसकी वजह से काफी ज्यादा डिले हुआ। तो इसी वजह से ये जो पूरी सिचुएशन थी वो प्रॉब्लमैटिक हुई थी, क्योंकि कई सारी गवर्नमेंट्स चेंज हो रही थी, टाइम एंड अगेन डिस्कशंस हो रहे थे। इसी वजह से करीब 10 साल लग गए इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट को आने के लिए। अगर पूरी जर्नी को समझे तो जैसे मैंने बोला कि बहुत ही ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक डिलेस थी। करीब 2013 में जो था वो प्रपोजल आ चुका था, लेकिन ओवर द टाइम बार बार डिस्कशंस हुए, बार बार ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, इसी की वजह से जो पूरी प्रोसेस थी वो डिले हो गई। सिमिलरली जो अदर लैंग्वेजेस थी हमारी, जैसे पाली, प्राकृत, आसामीज और बंगाली, इसमें भी सिमिलर चीज हुई, पर इसमें ब्यूरोक्रेटिक रेट टेपिज्म इतना नहीं था, बल्कि जो प्रॉब्लम थी वो सबसे ज्यादा थी हमारी एक्सपर्ट्स कमिटी के डिस्कशंस में, उनकी डिबेट्स में, और उसी की वजह से जो डिले था वो कॉज हुआ। ग्लोबल इम्पैक्ट, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आ जाएगी जो हमारी कंट्री की लैंग्वेजेस पे है, हमारे कल्चर्स पे है। जैसा कि हम आइडेंटिफाई करते हैं अभी दूसरे लैंग्वेज और दूसरे कल्चर्स को सीखने की कोशिश करते हैं, एंड इवन प्रमोट भी करते हैं अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में। सिमिलर हमारी आइडियोलॉजी रहेगी कि हमारी जो लैंग्वेजेस हैं उनको भी एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम आवर होम, मतलब कि अपने घर से ही शुरुआत करते हुए, अपने होम इंस्टीट्यूशन से ही शुरुआत करते हुए, हम चाहते हैं कि ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं हमारी, जो प्रीच होती हैं, जो बोली जाती हैं हमारे देश में, वो ग्लोबल हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी हिस्ट्री पहुंचे, और
ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीखने के इच्छुक हों, जैसे कि आज हम हैं अदर फॉरेन लैंग्वेजेस को लेकर। तो अगर आपको ये जो पूरी इंफॉर्मेशन थी वो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक आवर सेशन। अगर आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई भी रिव्यू है, कोई भी फीडबैक है इस पर्टिकुलर सेशन को लेके, तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है जहाँ पे हम करंट अफेयर्स वर्ड टू वर्ड जो है वो अपने कवर करते हैं, तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। तो इसी के साथ मैं नंदिनी आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। आज के करंट अफेयर्स में हमारे पास ये अपडेट थी। स्टे ट्यून टू द चैनल फॉर रीसेंट अपडेट्स एंड some feedbacks as these would be appreciated a lot. Thank you so very much for watching this.